अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। इस सफ़र में एक बाब मुकम्मल हो चुका है। इस सफ़र में एक चैप्टर को हम मुकम्मल तौर पर स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर में हमने वेव्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इसी सफ़र के अब दूसरे स्टॉप का नाम साउंड है। स्टूडेंट्स, साउंड का ताल्लुक वेव्स के साथ कैसा है? क्या साउंड वेव्स हैं? अगर वेव्स हैं तो कैसी? ये सब कुछ जानेंगे हम इस लेक्चर में और आने वाले अगले तमाम लेक्चर्स में। तो चलिए साउंड को डिस्कस करते हैं थोड़ी सी ज़रा डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, हमारे इस सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th का नाम साउंड है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूँ। चलिए इसको डिटेल में लेके चलते हैं। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोपागेट करती है, कैसे एक पॉइंट ऑफ सोर्स से आगे की तरफ चलती है। इस साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसकी खसूसियात क्या होंगी, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं इस स्टडी ऑफ साउंड का क्या नाम है? इसे साउंड फिजिक्स कहते हैं। जी बिल्कुल, ये वही साउंड फिजिक्स है जिसका जिक्र आपने क्लास 9th में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में किया था। तो स्टूडेंट्स, साउंड के ऊपर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक पॉइंट रिकॉल करना चाहता हूँ। हम अपने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू वाइब्रेशन और वेव्स पर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, क्या होती हैं वेव्स? आपको याद होगा हमने कहा था कि वेव किसी भी मीडियम में ऐसी डिस्टर्बेंस का नाम है जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाए। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को जरा रिकॉल कर लें वेव की। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। हमने एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या ली थी आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने रिपल टैंक लिया था और इस रिपल टैंक में हमने कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवाई थी। ये वाइब्रेशंस कैसी थी? डिस्टर्बेंस के तौर पर इस पानी की सरफेस को हिला रही थी और इस डिस्टर्बेंस से क्या हुआ था स्टूडेंट्स? कुछ वेव्स जनरेट हुई थी जो आगे की तरफ प्रोपागेट करती हुई गई थी। सो ये एग्जाम्पल हमने वेव्स की अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, अब कुछ वेव्स ऐसी भी हैं जो हमारे कानों के लिए सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती हैं। यानी वो वेव्स अगर हमारे कानों पर पड़े तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ आवाज है। तमाम वेव्स ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ वेव्स ऐसी हैं। स्टूडेंट्स, ये वेव्स साउंड वेव्स कहलाती हैं और दीगर बाकी तमाम वेव्स की तरह स्टूडेंट्स ये साउंड वेव्स भी वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तमाम की तमाम साउंड वेव्स वाइब्रेशन ऑफ मीडियम से ही प्रोड्यूस होती हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। साउंड की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है गिटार की साउंड। अगर देखा जाए तो गिटार की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? एक गिटारिस्ट गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करता है और प्लग करने से वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होना शुरू होती है और स्टूडेंट्स वो वाइब्रेशन एयर के जरिए से, हवा के जरिए से प्रोपागेट करती हुई हमारे कानों तक आती है। ना सिर्फ गिटार की वाइब्रेशंस बल्कि स्टूडेंट्स आपके घर में जो म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले स्पीकर्स हैं, अगर उनको प्ले करके कभी टच करके फील करें तो आपको उन स्पीकर्स में भी वाइब्रेशन महसूस होगी। स्टूडेंट्स, वो स्पीकर्स भी वाइब्रेशन के जरिए से ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ स्पीकर बल्कि हम खुद जो बोल रहे होते हैं तो हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो साउंड वेव्स फॉर अ ह्यूमन बॉडी आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तमाम वाइब्रेशंस जो साउंड की सूरत में आप देखते हैं वो एक्चुअली डिफरेंट मीडियम्स के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का ही नतीजा है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी बात को एक तजर्बे के तौर पर टेस्ट करके देखें, चलिए एक ट्यूनिंग फॉर्क को डिस्कस करते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क आप देख चुके हैं, इसका जिक्र मैं चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुका हूं।
स्टूडेंट्स, इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर एक रबर के हैमर के साथ स्ट्रक किया जाए तो ये ट्यूनिंग फॉर्क एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब साउंड तो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन पता कैसे चल रहा है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है? क्योंकि हमने साबित करना है कि साउंड हमेशा वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। तो साबित करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस ट्यूनिंग फॉर्क को एक हैंगिंग बॉल के साथ टच करेंगे। जैसे ही ये ट्यूनिंग फॉर्क की प्रॉन्ग्स इस हैंगिंग बॉल को छुएंगी, ऑन द टाइम ऑफ टच हैंगिंग बॉल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। स्टूडेंट्स, ये वाइब्रेशन आखिर इस बॉल में कहां से आई? ये वाइब्रेशन इस बॉल में इस ट्यूनिंग फॉर्क से ट्रांसफर हुई है। बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क द बॉल स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर हैंगिंग बॉल अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाए? इसी ट्यूनिंग फॉर्क को फिर से एक रबर हैमर के साथ स्ट्राइक करके वेव्स या साउंड प्रोड्यूस करके ग्लास ऑफ वाटर में भी डिप किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम ये तो जानते हैं कि ग्लास ऑफ वाटर में वेव्स सिर्फ डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होंगी। तो अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क ने पानी के अंदर लहरें पैदा कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर हम इसे रबर बॉल से स्ट्राइक करें और ग्लास ऑफ वाटर में डिप करें तो हम स्प्लैशिंग देखेंगे। वो स्प्लैशिंग ना सिर्फ पानी को ग्लास से बाहर फेंक रही होगी, बल्कि पानी में वेव्स भी प्रोड्यूस कर रही होगी, जो कि इस बात का वाजिया सबूत है कि ये वेव्स वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये किसी हद तक तो साबित कर चुके हैं कि साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। ये साउंड वेव्स, जिस तरह से मैंने भी जिक्र किया, ना सिर्फ गिटार की स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ना सिर्फ स्पीकर की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो लंग्स की वाइब्रेशन है वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है। और डॉक्टर्स उस वाइब्रेशन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टेथोस्कोप एक बहुत कॉमन क्लिनिकल कंपोनेंट है जो हार्ट बीट को और लंग्स की वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरेस्टिंगली, जानना चाहेंगे ये स्टेथोस्कोप आखिर कैसे काम करता है? स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो स्टेथोस्कोप के 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक ईयर पीस, एक चेस्ट पीस और ये बीच में ट्यूब। ये जो चेस्ट पीस है ये छोटे से प्लास्टिक डायफ्राम पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक डायफ्राम क्या है आप देख सकते हैं। ये एक पतली सी प्लास्टिक की शीट है, बहुत नाजुक होती है। स्टूडेंट्स, जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की हार्ट बीट या लंग्स की साउंड सुनने के लिए इस चेस्ट पीस को पेशेंट की चेस्ट पर रखता है तो लंग्स की वाइब्रेशन या हार्ट की वाइब्रेशन इस डायफ्राम को वाइब्रेट करती है। और स्टूडेंट्स, इस डायफ्राम के पीछे ये जो आप लंबा सा पाइप देख रहे हैं, ये पाइप खाली नहीं है। इस पाइप में एयर फिल्ड है। इस हॉलो पाइप में ये हवा इस डायफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसे अकूस्टिक प्रेशर कहते हैं। ये अकूस्टिक प्रेशर इस पाइप के थ्रू ट्रेवल होता हुआ एयर पीस तक जाता है और वो डॉक्टर इस पेशेंट की हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को और वाइब्रेशन ऑफ लंग को इजीली सुन सकता है और फिर रिक्वायर्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से भी साबित होता है कि साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि साउंड वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। अब सवाल ये है कि इन साउंड वेव्स की नेचर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करने लगा हूं। आपको याद होगा आपने वेव्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी। थोड़ा सा रिकॉल करते जाया करें साथ साथ, ताकि कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक होते रहें। कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, हर चीज़ आपके सामने होगी। स्टूडेंट्स, याद कीजिए, आपने वेव्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कौन सी थी? विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन लाइक लाइट वेव्स। और दूसरी टाइप क्या थी स्टूडेंट्स? मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। तो स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है आपका साउंड के बारे में? ये एक मैकेनिकल वेव की टाइप है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप है? सोचिए।
सोचिए कोई एक्सपेरिमेंट जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या मैकेनिकल है। कैसे पता चलेगा? चलिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करवाता हूं। अगर आप एक जार के अंदर एक बेल रख दें, ये ग्लास जार आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ग्लास जार हर तरफ से सील्ड है, एयर टाइट है। अगर इसको एक दफा बंद कर दिया जाए तो ना बाहर वाली हवा अंदर आ सकती है, ना अंदर वाली हवा लीक होकर बाहर जा सकती है। अपनी मर्जी से हम चाहें तो इस ग्लास जार की हवा को सक कर सकते हैं। तो इस एयर की सक्शन के लिए हमने इस ग्लास जार के ऊपर एक छोटा सा सुराख किया और उसे वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया। स्टूडेंट्स, वैक्यूम पंप क्या है? वैक्यूम पंप एक ऐसा पंप है जो किसी भी कन्फाइंड एक खास एनवायरनमेंट से एयर को सक कर सकता है, हवा को खारिज कर सकता है और वहां पर वैक्यूम जनरेट कर सकता है। स्टूडेंट्स, हमने इस ग्लास जार को वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करके इसमें एक बेल, एक घंटी को प्लेस कर दिया। So students, now we have got a glass jar, a bell inside, and this glass jar is connected with the vacuum pump. Students, हमने क्या किया? हमने इस बेल को रिंग करना शुरू किया, क्योंकि इस वक्त इस ग्लास जार में एयर है। स्टूडेंट्स, ये बेल एयर को वाइब्रेट करवा रही है और वो वाइब्रेशन इस ग्लास जार को वाइब्रेट करवा रही है और वो वाइब्रेशन ग्लास जार के थ्रू बाहर की एयर को वाइब्रेट करवाते हुए हमारे कानों तक आ रही है और हम सेंसेशन ऑफ साउंड फील कर सकते हैं। यानी कि हमें इस ग्लास जार के अंदर पड़ी हुई बेल की आवाज सुनाई दे रही है। स्टूडेंट्स, जब तक तो हवा इस ग्लास जार के अंदर मौजूद है हम इस बेल को सुन सकते हैं। अगर हम इस वैक्यूम पंप के थ्रू इस ग्लास जार की एयर को सक करना शुरू करें, खींचना शुरू करें, स्टूडेंट्स रुकिएगा जरा यहाँ पे, अभी हम सक करने नहीं लगे, एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं ताकि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने आए, हमें पता चले कि एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट कैसे डिड्यूस किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस वैक्यूम पंप को ऑन कर दें और सारी की सारी हवा इस ग्लास जार में से खारिज हो जाए और फिर भी आपको आवाज आती रहे, तो हम क्या रिजल्ट अखज करेंगे? द रिजल्ट वुड बी द साउंड्स कैन ट्रेवल विदाउट द मीडियम, क्योंकि मीडियम तो आपने खारिज कर दिया और आवाज फिर भी आप तक आ रही होगी, तो आप कहेंगे कि साउंड तो फिर भी आ रही है, मीडियम मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? तो ये होगा कि जैसे जैसे हवा इस ग्लास जार में से खारिज होती रहेगी, आवाज मध्यम होती रहेगी और इस हवा के मुकम्मल खराज के बाद इस वैक्यूम पंप के मुकम्मल वैक्यूम जनरेट करने के बाद साउंड आना बंद हो जाएगी। अगर बंद हो गई तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि इस साउंड को तो हवा की ज़रूरत थी प्रोपागेट करने के लिए, अब हवा नहीं है तो साउंड प्रोपागेट भी नहीं कर रही, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। तो इस तरह से आप रिजल्ट को डिड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने वैक्यूम पंप को ऑन किया और बेल रिंग करनी शुरू की। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये वैक्यूम पंप हवा खींचता जा रहा है, इस बेल की आवाज मध्यम होती चली जा रही है। इस आवाज की इंटेंसिटी, इसकी लाउडनेस आप तक आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। स्टूडेंट्स, एक वक्त आएगा कि ये बेल बज रही होगी लेकिन आप इसे सुन नहीं पा रहे होंगे। क्या आप वजह जानते हैं? उसकी वजह ये है कि ये बेल तो वाइब्रेट कर रही है, मगर स्टूडेंट्स इस बेल के इर्द गिर्द, इसके अराउंड कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो इसकी वाइब्रेशन को बाहर तक लेके आ सके, इसकी वाइब्रेशन को बाहर एटमॉस्फेयर तक प्रोपागेट करवा सके। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या अखज किया? सो स्टूडेंट्स, यू फाइनली हैव कंक्लूडेड दैट द साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। तो हम क्या कहेंगे फिर? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। यस स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहां तक आपकी किसी हद तक साउंड के बारे में
जनरल बेसिक्स को डेवलप किया। अब याद कीजिए, आपने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स की भी कुछ टाइप्स हैं। क्या थी? लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। साउंड कैसी नेचर की है, लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है? ये सारा कुछ हम इसी लेक्चर में नहीं जानेंगे। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने आखिर क्या सीखा? व्हाट इज योर लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर? स्टूडेंट्स, आपने सीखा है कि यस, साउंड इज अ वेव। साउंड वेव है। साउंड एक वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है और ये वेव की कौन सी टाइप है? मैकेनिकल वेव। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब मैकेनिकल वेव की ये कौन सी टाइप है, ये हम जानेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।